हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिकॉल मेमोरीज। और जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था ध्वनि, तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम ध्वनि के टॉपिक को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आवर्ती परास के आधार पर ध्वनि के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट सर्वे तरंगे, सेकंड अपसर्वे तरंगे, थर्ड परासर्वे तरंगे। सर्वे तरंगे हैं उनको इंग्लिश में ऑडिबल साउंड कहते हैं। अपसर्वे तरंगे हैं उन्हें कहते हैं इंफ्रासाउंड। और परासर्वे तरंगे कहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्ट्रा साउंड कहते हैं। अब देखिए कि सर्वे तरंगे हैं, उनका हम देखेंगे कि क्या रेंज है। क्या सर्वे तरंगों को हम सुन सकते हैं और वो कौन कौन सी चीज़ों में तरंगे उत्पन्न होती हैं? तो इसकी रेंज क्या है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20 के हर्ट्ज तक इसकी रेंज होती है सर्वे तरंगों की, ऑडिबल साउंड की। मतलब जो भी ध्वनि है अगर वो 20 हर्ट्ज से ज़्यादा और 20 के हर्ट्ज के बीच में है तो हम उन ध्वनियों को सुन सकते हैं, सर्वे तरंगे सुन सकते हैं। किन किन में उत्पन्न है? कंपित वायु स्तंभ में, सर्वितर द्विभुज में, वायलिन ईटीसी में उत्पन्न होती है। फिर है अपसर्वे तरंगे, इंफ्रासाउंड। 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम की ऐसी ध्वनियाँ जिनकी रेंज है वो 20 हर्ट्ज से कम हो, तो उन ध्वनियों को हम सुन नहीं सकते। उन्हें हम क्या कहते हैं? अपसर्वे तरंगे कहते हैं। सुना नहीं जा सकता। किन किन में है? भूकंप के समय उत्पन्न होती हैं, ज्वालामुखी विस्फोट के समय, और व्हेल और हाथियाँ ये भी इन तरंगों, इन ध्वनियों को सुन सकते हैं। फिर है परासर्वे तरंगे, अल्ट्रासाउंड। 20,000 हर्ट्ज, 20 के हर्ट्ज से ज़्यादा जो भी ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं वो ध्वनियाँ क्या होती हैं? अल्ट्रासाउंड होती हैं, परासर्वे तरंगे होती हैं। कौन कौन सुन सकता है? कुत्ते हैं, चमगादड़ है, चूहे, व्हेल ध्वनि सुन सकते हैं। अब क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड है, उनसे हम ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें हम अल्ट्रासाउंड का यूज कर सकते हैं हमारी जो दैनिक लाइफ है उसमें? तो धातु के ब्लॉकों में उत्पन्न दरारों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? परासर्वे तरंगों का, अल्ट्रासाउंड का। जहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो, मतलब कोई भी वस्तु है अगर हम उसकी सफाई कर रहे हैं, उसकी चिकनाई है, धूल है, अगर वहाँ तक पहुँचना हमारे हाथ है वो नहीं पहुँच पा रहा है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए किसका, उन्हें साफ करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? परासर्वे तरंगों का यूज किसका करते हैं? परासर्वे तरंगों का करते हैं। फिर है हृदय का प्रतिबिंब बनाना, जिसे ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी की फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या होता है? ईसीजी होता क्या है कि हृदय का प्रतिबिंब बनाना। और हृदय का प्रतिबिंब किसके द्वारा बनाया जा सकता है? अल्ट्रासाउंड्स के द्वारा। अल्ट्रासाउंड है वो सोनोग्राफी में भी यूज की जाती है। गुर्दे की पथरी, गुर्दे में जो पथरी होती है उसके छोटे कणों में तोड़ना किसके द्वारा तोड़ सकते हैं? परासर्वे तरंगों के द्वारा, अल्ट्रासाउंड्स के द्वारा तोड़ सकते हैं। समुद्र की गहराई है उसे नापने के लिए भी परासर्वे तरंगों का उपयोग किया जाता है। हवाई अड्डों पर धुंध दूर करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? परासर्वे तरंगों का यूज किया जाता है। फिर आता है सोनार। सोनार क्या होता है? तो सोनार की एक तो फुल फॉर्म क्या होती है वो याद रखनी है आपको, साउंड नेविगेशन एंड द रिंगिंग। फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का यूज किया जाता है। सोनार है वो किसके लिए है? जो जल में स्थित पिंड है उनके लिए है। अब जल में स्थित जो भी पिंड है उनकी दूरी, दिशा और चाल, क्या कौन कौन सी चीज़ें? दूरी, दिशा और चाल। इन 3 चीज़ों को नापने के लिए किनका यूज किया जाता है? अल्ट्रासाउंड जो तरंगे हैं, जो पराध्वनि तरंगे हैं, उनका यूज किया जाता है। अब जो भी आपकी जल में स्थित पिंड है, जैसे मान लीजिए कि नाव है, तो वो नाव है उससे, और उस समुद्र की गहराई नापने के लिए कोई भी बीच में अगर रुकावट आ रही है उसे नापने के लिए एक सूत्र होता है, वो होता है 2D बराबर V इंटू टी। जहाँ पर D तो क्या होती है? दूरी, V क्या होती है? वेग, और T क्या होता है? समय। क्या होता है? समय। फिर आता है राडार। राडार, राडार को मतलब कौन थे इसके खोजकर्ता? टेलर व लियो यंग। कहाँ के थे? यूएसए के। कब किया? 1922 में। रेडियो तरंगों का उपयोग कर दूर की वस्तुओं का पता लगाने में तथा उनकी स्थिति, दिशा और दूरी ज्ञात की जाती है। रेडियो तरंगों का उपयोग, मतलब राडार में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? रेडियो तरंगों का। किसके लिए किया जाता है? कि अगर कोई दूर स्थित वस्तु है तो उसकी दिशा, दूरी और स्थिति ज्ञात करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब आता है कि यहाँ पर रेडियो तरंगे आ गए, तो देखिए रेडियो तरंगों का आविष्कारक कौन है? हाइनरिक हेर्ट्ज। कौन है? हाइनरिक हेर्ट्ज।
अब क्या होता है कि राडार में क्या होता है कि इसमें केवल आकृति का आभास होता है, रंग रूप का पता नहीं चलता है। राडार में क्या होता है कि हमें ये तो महसूस हो जाता है, ये तो आभास हो जाता है कि इस प्रकार की आकृति इतनी दूरी से हमारी तरफ आ रही है, बट उसका रंग क्या है, उसका रूप क्या है, कुछ भी उसमें पता नहीं चलता है। अब राडार का हमने देख लिया। राडार की खोज किसने की? टेलर व लियो यंग ने की थी 1922 में। किसका उपयोग किया जाता है इसमें? रेडियो तरंगों का। किस लिए? दूर स्थित वस्तुओं की स्थिति और दिशा पर मतलब पता लगाने के लिए। फिर आता है कि इसमें सिर्फ आकृति का आभास होता है, उसके रंग रूप का पता नहीं चलता है। अब जो नीचे जो 2 स्टार लगाकर जो हमने लिख रखा है ना, उसे याद रखना। क्वेश्चन सकते हैं यहाँ से। एकल आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? टोन। एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? टोन। आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि क्या कहलाती है? स्वर। आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको इंग्लिश वर्ड है वो याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि लाइक ये लो भाई, एकल ध्वनि सॉरी आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? तो स्वर कहते हैं। स्वर ऑप्शन में ना भी दे, ऑप्शन में दे दे आपको कि नोड। तो इसलिए आपको इंग्लिश जो वर्ड है वो आपको रिमेंबर रखना है। तो आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि स्वर नोड कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वर या नोड कहलाती है। फिर आता है कि एक मानव कर्ण, हमारा जो कान है उसकी आकृति कैसी होती है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिससे हम किसी भी ध्वनि को, किसी भी कंपन को, उसको हम सुन पाते हैं। तो देखिए कि मानव का जो कान होता है, इसकी जो भारी आकृति होती है ऐसे होती है। जो भारी आकृति होती है वो क्या होती है? मानव की कान की भारी आकृति कीपनुमा होती है। क्या होती है? कीपनुमा होती है। मानव की भारी जो आकृति होती है वो कीपनुमा होती है। और उसी कीपनुमा आकृति को क्या कहते हैं? हम पिन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं? पिन्ना कहते हैं। फिर है स्वर्ण गुहिका। ध्वनि एक नलिका से गुजरती है। कि जैसे कोई कान है, ये मान लीजिए यहाँ पर कान है, तो इसकी जो भारी आकृति है, कीपनुमा आकृति है, तो इसे तो हम क्या कह दिए? पिन्ना कह दिए। क्या कह दिया? पिन्ना। अब ध्वनि है वो एक गहरी गहरी एक नलिका से गुजरती है, एक नलिका से गुजरती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर्ण गुहिका कहते हैं। फिर है कर्णपटह है, ईयर ड्रम। नलिका के सिरे पर एक पतली झिल्ली दृढ़ता से तनित होती है। जो मतलब यहाँ से ध्वनि गुजर रही है एक नलिका से, तो यहाँ पर आगे जाकर एक झिल्ली दृढ़ता से तनित रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ईयर ड्रम कहते हैं। मध्य कर्ण में 3 हड्डियां होती हैं। यहाँ पर ये याद रखना जरूरी है कि कितनी हड्डियां होती हैं? 3 हड्डियां होती हैं। कौन कौन सी? मुग्धरक, निहाई और वल्लेख। कौन कौन सी होती हैं? मुग्धरक, निहाई और वल्लेख। मध्य कर्ण की 3 हड्डियां कौन कौन सी हैं? मुग्धरक, निहाई और वल्लेख। फिर आता है ध्वनि प्रदूषण। कि ध्वनि प्रदूषण क्या है? तो देखिए, सुस्वर ध्वनि किसे कहते हैं? कि सुस्वर ध्वनि वही है जो हमारे कानों को प्रिय लगे, जिस ध्वनि को हम सुन सकें, उन्हें हम क्या कहते हैं? सुस्वर ध्वनि कहते हैं। जैसे वाद्य यंत्र की ध्वनि, उदाहरण क्या है? वाद्य यंत्र की ध्वनि। फिर है शोर। कानों को अप्रिय लगे उन्हें हम क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। उदाहरण के लिए यातायात के साधनों से उत्पन्न ध्वनि। कौन कौन सी है? यातायात के साधनों से उत्पन्न ध्वनि। अब देखिए कुछ एक नीचे जो दे रखी है, क्वेश्चन यहीं से उठेगा, अगर उठेगा तो मतलब ये जो श्वास लेना है इसकी आवृत्ति कितनी होती है? 10 डेसिबल। धीमी बातचीत है उसकी कितनी होती है? 20 से 30 डेसिबल। रेडियो संगीत है उसकी कितनी होती है? 50 से 60 डेसिबल। और 80 जो डेसिबल है उससे ऊपर की जो ध्वनि होती है वो हमारे लिए असहाय होती है, क्योंकि उस ध्वनि को हम सुन नहीं पाते हैं। फिर है कि कई बार क्या होता है कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है यातायात की ध्वनि, उससे हमारे बहुत सारी ऐसे जो बीमारियां हैं वो उत्पन्न होती हैं। चिड़चिड़ापन हो जाता है, सर दर्द होने लग जाता है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो हम ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं? क्या क्या उपाय कर सकते हैं? फर्स्ट है कि यातायात के समय वाहनों, औद्योगिक मशीनों तथा घरेलू विद्युत उपकरणों में साइलेंसर लगाना चाहिए। साइलेंसर क्या होता है कि जो आवाज़ होती है उसको कंट्रोल करता है, कि वो अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो आवाज़ करे, अगर साइलेंसर लगा देंगे तो उससे आवाज़ कम करेगा। फिर है टेलीविज़न व लाउड स्पीकर की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो आवाज़ है वो कम रखनी चाहिए, जिससे ध्वनि प्रदूषण कम फैले। फिर है सड़कों व भवनों के आसपास पेड़ पौधे लगाना चाहिए। कि सड़क और भवन है उनके आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि सड़कों पर यातायात वाहन है वो जाते रहते हैं और उनका जो हॉर्न बजाते हैं उससे क्या होता है कि ध्वनि प्रदूषण होता है, जिससे क्या होता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो उस ध्वनि प्रदूषण को कंज्यूम कर पाते हैं। ठीक है। फिर आता है कि ये तो हो गया ध्वनि प्रदूषण से कि क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं।
अब है कि एक हमने देखा था कि मतलब ध्वनि की जो चाल है वो कौन कौन से माध्यम में कितनी कितनी होती है, और हमने वायु की ध्वनि की चाल है वो जरूर देखी थी, 331 से देखी थी, मीटर प्रति सेकंड देखी थी। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे पहली 3 अवस्था थी ठोस, द्रव, गैस। ये तो बात तय है कि ध्वनि के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता है। अगर हम किसी भी ध्वनि को सुन पा रहे हैं तो वो इसीलिए क्योंकि बीच में हमारे कोई ना कोई माध्यम है, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो गैस हो। तो अभी हम देखेंगे कि ऐसे कौन से कुछ एक एलिमेंट है जिनकी ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में चाल क्या क्या हो सकती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जितनी हाई है और कम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना। जैसे कि यहाँ पर यह है कि ये ठोस अवस्था है। ठोस अवस्था में कौन कौन से एलिमेंट हैं? एल्यूमिनियम, निकिल, स्टील, लोहा, पीतल। एल्यूमिनियम की कितनी है? 6420 मीटर प्रति सेकंड। निकिल की कितनी है? 6040 मीटर प्रति सेकंड। स्टील की कितनी है? 5960 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार लोहा की 5950 और पीतल की 4000। देखिए, अगर पूरी भी याद नहीं रहती हैं तो कम से कम जो जिसकी हाई है ठोस अवस्था में, जिसकी हाई है और जिसकी सबसे कम है, वो तो ज़रूर याद रखें कि एल्यूमिनियम की है वो सबसे हाई है कितनी? 6420। पीतल की है वो सबसे कम है, वो कितनी है? 4700। ठीक है, ये तो याद रखनी है। फिर है द्रवावस्था कि द्रवावस्था में कौन कौन से हैं। तो देखिए द्रवावस्था में है, एक तो है जल समुद्री, जल आसूत, इथेनॉल, मेथेनॉल। जल समुद्र की कितनी है? 1531, 1531। जल आसूत की कितनी है? 1498। इथेनॉल की कितनी है? 1207। मेथेनॉल की कितनी है? 1103। चाल है ये मीटर प्रति सेकंड में। फिर है गैस में। गैस में कौन कौन सी हैं? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितनी है? 1284। हीलियम की कितनी है? 965। वायु की कितनी है? 346। ऑक्सीजन की कितनी है? 316। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 कितनी है? 213। तो इस प्रकार के होते हैं कि ऐसी मतलब जो माध्यम थे ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, उनमें ऐसे कुछ एक एलिमेंट थे जिनकी चाल हमें याद जरूर रखनी है, याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार उठा लिया जाता है। इस प्रकार हमारा जो ध्वनि का टॉपिक था, जो जितना भी मटेरियल था अकॉर्डिंग टू क्लास 8th और अकॉर्डिंग टू क्लास 9th हमने कंप्लीट कर लिया है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और अपने जो सपने हैं उनको पंख देते रहिए, क्योंकि पढ़ेंगे तभी पंख दे पाएंगे। जय हिंद।